हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2005 रिलीज्ड एक ट्रू स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड हॉरर एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है इनविजिबल फ्रेंड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल फैमिली को दिखाते हुए। जेन, डेल और उनके 2 बच्चे, 16 साल की पमेला और 6 साल का कोडी। जेन और डेल दोनों ही दिन रात पूरे मेहनत से काम करते थे, जिससे उनके बच्चों के परवरिश में कोई कमी ना रहे। जितना हो सकता था वक्त बिताते थे उनके साथ, और बाकी का समय उनके देखभाल के लिए एक नैनी भी रखा गया था। ओवरऑल बढ़िया चल रहा था सब कुछ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर इसी बीच एक दिन जेन के ऑफिस से लौटने के बाद नैनी उसे एक अजीब बात इन्फॉर्म करती है। कहती है, कोडी आजकल बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत रूड बिहेव करता है उनके साथ, उन पर चिल्लाता है, गंदे गंदे गाली देता है और 1-2 बार तो उन्हें धक्का भी मारा है। और तो और, आज जब वो उसे लेकर पार्क गए थी, वहां एक अजीब चीज नोटिस किया उन्होंने। कोडी किसी से बात कर रहा था, मगर उसे नैनी देख नहीं पाई। पार्क तो बिल्कुल खाली था। अब इस उम्र में बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, दैट्स नॉर्मल, लेकिन ऐसे गंदे बिहेवियर वो कहां से सीख रहा है? ऐसे वर्ड्स तो इस घर में कभी कोई यूज नहीं करता। जेन थोड़ी सी परेशान हो जाती है। उसी रात कोडी को सुलाते वक्त उससे उसके इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछती भी है। जवाब में कोडी सिर्फ इतना ही कहता है कि उसके दोस्त का नाम है मैन, सिर्फ मैन। जेन को लगता है ये जरूर उसके दिमागी उपज है, तो वो और कुछ नहीं कहती, जाकर सो जाती है। मगर कमरा खाली होते ही हम देखते हैं कोडी किसी को देखकर हंसने लगता है, और उसके कमरे का दरवाजा भी ऐसे खुलता है जैसे कोई एंटर कर रहा हो। कुछ घंटे बाद जब जेन वॉशरूम जाने के लिए उठती है, तब भी उसे कोडी के कमरे से विस्परिंग सुनाई देती है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे सो जाने के लिए कहकर खुद भी जाकर सो जाती है। उधर पमेला भी कुछ अजीब और गरीब चीजें एक्सपीरियंस करने लगी थी। उसे अपने बिस्तर के नीचे से स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। जब वो चेक करती है, उसे वहां अपनी पेट कैट दिखती है, मगर दूसरी बार आवाज दीवार से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार के अंदर से स्क्रैच कर रहा हो। रात के 1 बजे ऐसे आवाजों से किसी की भी हालत खराब हो जाती। पमेला की भी वही होती है, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर सो जाती है। जेन इस बार भी इन चीजों पर गौर नहीं करती, मगर हाँ, अगले दिन जब वो नींद से जागती है, उसे बहुत एग्जॉस्टेड जरूर फील होता है। ऐसा लगता है जैसे उसके सारे एनर्जी ड्रेन आउट हो चुकी हो, जबकि नींद तो उसकी पूरी हुई थी। उसे जल्दी ड्यूटी पे निकलना था, तो वो नहाने चली जाती है, और जैसे वो शावर स्टार्ट करती है, उसे बाहर किसी की प्रेजेंस फील होता है। कुछ चीजें गिरने की आवाज भी आती है। साथ में कर्टन के उस तरफ दिखाई देता है एक काला साया। जेन समझ नहीं पाती ये कौन हो सकता है। डेल तो सो रहा है। वो बाहर झांकती है तो उसे एक फुटप्रिंट दिखता है, जो दिखने में कुछ कोडी के शूज की तरह लग रहा था, मगर चेक करने पर उसे कोडी के शूज बिल्कुल ही क्लियर मिलते हैं। तब भी कोडी अकेले अपने कमरे में बिड़बिड़ा रहा था, तो जेन उसे स्कूल के लिए रेडी होने के लिए कहती है, मगर कोडी उल्टा उस पर ही चिल्लाने लगता है। अपने यूनिफॉर्म्स, शूज सब कुछ उठाकर फेंक देता है, और बाद में ब्रेकफास्ट करते वक्त भी सीन क्रिएट करता है वो। इस बार सब कुछ डेल के सामने हुआ था, और अपने बेटे का ऐसा रूप देखकर वो भी काफी हैरान हो जाता है। कोडी में इतना बदलाव आखिर आया कहां से? हो ना हो, ये सब उसके उस इमेजिनरी फ्रेंड की वजह से ही हो रहा था। तो वो लोग इनडायरेक्टली कोडी से उसके बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जिससे पता चलता है ये मैन असल में उसी की तरह एक 6 साल का बच्चा है, जिसका किसी ने किडनैप करके खून कर दिया था। अभी तक उसकी लाश पुलिस को नहीं मिली, तो उसे भी मुक्ति नहीं मिली। ये डिटेल्स सुनकर डेल और जेन इतना तो श्योर हो जाते हैं कि ये मैन कोडी का इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि कोडी ये डिटेल्स इमेजिन कर ही नहीं सकता। और दूसरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैन एक घोस्ट है। उनके बेटे ने एक घोस्ट को दोस्त बनाया है, और वो वेंजफुल स्पिरिट धीरे धीरे कोडी को काबू कर रहा है।
उसके बिहेवियर में ये चेंजेस उसी के कारण तो है। वही सिखा रहा है सब कुछ और वही शायद बाकियों को हॉन्ट कर रहा है। साथ में जेन को थकान फील होना, घर में हमेशा नेगेटिविटी फील होना और पमेला के कमरे में वो आवाजें, सभी की जड़ शायद यही घोस्ट है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोडी तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उससे पहले उन्हें कुछ भी करके इस सबको रोकना ही होगा, मगर कैसे? इस मैन के बारे में और डिटेल्स पता लगाने के लिए जेन पिछले 30-40 साल के सारे किडनैपिंग रिकॉर्ड्स, चाइल्ड किडनैपिंग रिकॉर्ड्स ढूंढ कर बाहर निकालती है, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें मैन के परिवार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। शायद इससे मैन के आत्मा को शांत करने में आसानी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ढूंढने के बावजूद उन रिकॉर्ड्स में मैन के डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता कुछ भी नहीं मिलता। कंसर्न्ड जेन एट लास्ट अपने एक शमन दोस्त को घर बुलाने की डिसीजन लेती है, शायद वो कुछ मदद कर दे। भले ही डेल इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, मगर वो जेन को भी नहीं रोकता। सब कुछ सुनकर शमन बताते हैं उसके बेटे ने अपने अनजाने में ही उस स्पिरिट को घर में इनवाइट कर लिया है। अभी उससे मुक्ति पाने का बस एक ही रास्ता है, उन्हें प्रेयर के जरिए उसे अनइनवाइट करना होगा। वो जेन को होली लीव्स एंड ऑलिव ऑयल से एक रिचुअल की डिटेल्स बताकर जाते हैं जिसे वो पूरा कर सके। अगले दिन ही जेन बिल्कुल वैसा ही करती है और उससे काम भी बनता है। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ काफी हद तक नॉर्मल रहता है। कोडी भी अपने ट्रू सेल्फ में वापस आ चुका था, पहले की तरह अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था। मगर ठीक 3 महीने बाद ही एक दिन अचानक जेन नोटिस करती है कोडी फिर से अकेले बात कर रहा है और कुछ देर बाद अचानक ही वो बिल्कुल चुप हो जाता है। जेन के बुलाने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जेन जब उसके पास जाती है उसे दिखाई देती है एक फोटो। ये एक पोलराइड फोटोग्राफ था, बहुत पुराना, यही कहीं 50s या 60s का। कोडी से पूछने पर वो बताता है ये मैन की तस्वीर है, उसी ने उसे दिया है। साथ में फिर से उसके अजीबोगरीब हरकतें स्टार्ट हो चुका था। कोडी पहले से भी ज्यादा वायलेंट, एग्रेसिव और अब्यूसिव होता जा रहा था, जो सबसे ज्यादा सहन करती है जेन। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे इस बच्चे का। नैनी भी काम छोड़ चुकी थी, तो मजबूरन उसे ऑफिस निकलने से पहले एक दिन कोडी को अपने कजिन के घर छोड़ना पड़ता है, मगर बस एक दिन ही। कुछ घंटे के बाद ही उसे वही कजिन रोते रोते कॉल करती है और कहती है कोडी को ले जाने के लिए, क्योंकि उसके हरकतों से वो और उनकी बेटी दोनों ही ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके थे। उन्होंने अपने कान से सुना था कोडी को किसी दूसरे आवाज में बात करते हुए, एक बहुत ही इनह्यूमनली भारी आवाज में, और तो और उसके आसपास टॉयज भी हवा में तैर रहे थे। जेन उसी वक्त जाकर कोडी को घर ले आती है। बहुत ही हेल्पलेस फील कर रही थी वो, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कोडी को भी बहुत समझाती है कि वो ये सब कंटिन्यू ना करे, उसे मैन को घर में ही छोड़ना होगा, अपने साथ हर जगह नहीं ले जा सकता वो। कोडी भी बात को मान लेता है। जब तक वो घर से बाहर रहता है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कहीं कोई कंप्लेन नहीं करता उसके बारे में। मगर घर आते ही मैन उस पर हावी होने लगता है। एक दिन डेल नोटिस करता है कोडी अपने फेवरेट सॉफ्ट टॉय को काट रहा है। पूछने पर वो बताता है मैन ने कहा है उसे ऐसा करने से, और इसके ठीक बाद ही जो वो करता है उससे तो डेल भी समझ जाते हैं मामला कितना सीरियस है। कोडी अपने बहन के पेट कैट को सोफे के नीचे रखकर उस पर खुद बैठा हुआ था। अगर पमेला और कुछ सेकंड भी देर करते उसे निकालने में, वो बिल्ली शायद मर जाती। कोडी को यह सब करने में बहुत मजा आ रहा था। सभी उसे डांटते हैं मगर उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो हंसने लगा था। कोई बच्चा इतना सिनिकल हो सकता है, वो देखे बिना शायद कोई यकीन नहीं करता। डे बाय डे उसकी बदतमीजी हद पार करने लगी थी। उसके पेरेंट्स और उसे पहचान नहीं पा रहे थे। ना वो किसी से बात करता था, ना खेलता था, बस चुपचाप एक जगह बैठकर पता नहीं क्या देखता रहता था। इस सब से उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कई रातों तक सोया नहीं है उसने। ऐसे में एक दिन उसका कमरा साफ करते वक्त जेन रियलाइज करती है उसके क्लोजेट के सारे कपड़े भीगे हैं।
कोडी ने उन पर टॉयलेट किया था, इवन अपने सारे टॉयज के ऊपर भी। उसे डांटने से भी कोई फायदा नहीं होता, उल्टा वो अपने माँ पर ही चिल्लाने लगता है। कहता है वो और उसकी बात नहीं मानेगा क्योंकि उसे मैन ने मना किया है। अपने बेटी की ऐसी हालत जेन से और सहन नहीं हो रहा था। लास्ट 1 साल से वो ये सब सहन करते करते थक चुकी थी। मगर एक रात ऐसा भी आता है जब कोडी खुद आता है उसके पास। शायद उसे भी मैन से डर लगने लगा था। तब जेन डिसाइड करती है कि उसे इस मैन का सामना करना ही होगा, जिसके लिए सबसे पहले उसे जानना होगा ये मैन आखिर है कौन। तो कोडी के सो जाने के बाद देर रात जेन खुद उसके कमरे में जाकर सो जाती है और कुछ देर बाद ही उसे एहसास होता है बाहर कोई है। एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है दरवाजे पे। जेन को लगता है वो कोडी होगा, लेकिन जैसे ही वो उसे हक करती है वो छोटा सा बच्चा धीरे धीरे एक डिमोनिक एंटिटी में बदल जाता है। जेन को मॉलेस्ट करने लगता है वो एंटिटी। जेन समझ पाती है यही मैन है, कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट जो एक मासूम बच्चे के रूप में कोडी को मैनिपुलेट कर रहा है। मे बी उसने उसे जो कहानी सुनाई है, जो फोटो दिखाई है, वो उसके पिछले विक्टिम की हो। जेन उसके ग्रिप से खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। डर से हाथ पैर सून पड़ चुके थे उसके। फाइनली वो जोर जोर से चीखने लगती है और डेल आकर उसे बचाता है। साथ में कोडी भी आया था। उसे देखकर जेन को जैसे रोना आ जाता है और वो ठान लेती है अब कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे को आजाद करके रहेगी। बस कुछ मिनट में अगर उसकी ऐसी हालत हो सकती है तो इस बेचारे को पता नहीं क्या कुछ भुगतना पड़ रहा है पिछले 1 साल से। तो अगले दिन ही सबके निकल जाने के बाद जेन शमन को फिर से कॉल करती है, बार बार ये शैतान लौट कर क्यों आ रहा है ये पूछने। साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती है। तब जवाब में शमन जो कहता है उससे जेन को एहसास होता है पिछली बार उसके ब्लेसिंग्स इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली लास्ट टाइम उन सभी को लग रहा था मैन एक छोटा बच्चा है, इनोसेंट सोल है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उनका तरीका गलत नहीं था, बस उन्होंने टारगेट गलत लिया था। इस बार उन्हें और ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बिना किसी डाउट एंड हेजिटेशन के घर को क्लैरिफाई करना होगा। एक पल के लिए भी कमजोर नहीं हो सकती वो, एक भी मौका नहीं दे सकती उस शैतान को। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरा प्रोसेस कोई शमन नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इस घर के ओनर को ही करना पड़ेगा। कोडी ने जिस शैतान को इनवाइट किया है बस वो ही उसे भगा सकते हैं। वो मतलब जेन या डेल, इस घर के मालिक। लेकिन डेल इस सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और यकीन के बिना ये रिचुअल्स फ्रूटफुल नहीं होते, तो उसका साथ रहना ना रहने के ही बराबर है। इससे बेहतर ये होगा कि जेन ही अकेले पूरा मन लगा के रिचुअल को परफॉर्म करे, उसे सक्सेस जरूर मिलेगा। अगले कई दिनों तक जेन बहुत सोचती है, रात रात भर जग के प्रेयर करती रहती है, क्योंकि शैतान का सामना करना कोई आम बात तो नहीं। उसे डर भी लग रहा था, साथ में अपने बच्चे की फिक्र भी हो रही थी, उसे उसकी जरूरत जो है। फाइनली एक दिन वो मन बना लेती है कि वो रिचुअल को आज ही परफॉर्म करेगी। वो स्टार्ट भी कर देती है। शमन ने जो जो बताए थे, सेज, व्हाइट ग्रास, ऑलिव ऑयल, सब कुछ इकट्ठा करके बिल्कुल वैसे ही प्रेयर्स रिसाइट करने लगती है जैसे शमन ने कहा था। इनिशियली उसे डर जरूर लगता है, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता गया। उसे अपने बेटे के साथ बिताए गए हर वो पल याद आने लगे जो पिछले 1 साल में उसने मिस किया है। मगर ये शैतान भी कम शक्तिशाली नहीं था। जैसे ही जेन घर के अंदर एंटर करती है उसे फील होता है घर का टेम्परेचर एक्सेसिव कम है, चारों तरफ अजीब से कोहरे से भरा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी है। जेन को बहुत डर लगने लगता है, एक चिलिंग सेंसेशन भी फील करती है वो, लेकिन वो हार नहीं मानती, उल्टा दुगने जोर से प्रेयर रिसाइट करने लगती है। उधर उस शैतान के हंसी से पूरा घर कांपने लगा था, खिड़की दरवाजे कांपने लगे थे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब उसे रुकना पड़ता है, भगवान के प्रेयर के सामने सर झुकाना पड़ता है उसे, और इस घर को छोड़कर जाना पड़ता है हमेशा हमेशा के लिए। जेन अपने काम में कामयाब हो चुकी थी एट लास्ट।
इसमें जैसे उसके प्रेयर की ताकत शामिल थी, साथ में उसके ममता की भी। फिर से एक बार साबित हो चुका था, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी से भी लड़ सकती है, भगवान हो या शैतान। इस दिन के बाद से उनके साथ और कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। कोडी भी बिल्कुल नॉर्मल रहा। मगर हाँ, जेन कभी कभी कुछ अजीब चीजें नोटिस करती रही। घर में कभी कभी अनयूजुअल नॉइसेस भी उसे सुनाई देती रही, जिसका मतलब था मैन इस घर से निकलने के बाद भी लौटने की पूरी कोशिश कर रहा है। भले ही वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर उसका असर कई सालों तक जेन के मन में रह गया। और ये एक साल उसके लाइफ का सबसे यादगार साल बन गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस कहानी के जो रियल विक्टिम्स थे, जेन एंड कोडी, वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करने में कंफर्टेबल नहीं थे, इसीलिए इस एपिसोड में हमें उनका चेहरा दिखाई नहीं गया। इनफैक्ट ये सब उनके साथ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो भी हिडन ही रही। तो हम 100% तो श्योर नहीं हो सकते, मगर उनका दावा है ये सच है तो यहीं सही। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।